नमस्कार। स्वागत। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढलने लगी तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे विवाह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। अंततः वह नई पत्नी ले आया जिसका नाम दासी था। दासी चंपई रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली और जवानी की उम्र में थी। पीली कुंठित रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या ठहरती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। वह छप्पर को संभालने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने मेहनत करके बनाया था। वह इसे सहज में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था कि मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने स्वेच्छा से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने पीने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं। ये मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए। पहले तो आधी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है। रामू ने कहा, मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। रजिया ने जवाब दिया, मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू ने कहा, जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। रजिया ने कहा, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए कोई आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, लेकिन दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की और बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया तेरी इच्छा हो। दासी ने आंखें मटकाकर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़ें, मनाएं और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में खुद ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले जैसी सुंदर नहीं रही तो रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास नहीं आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसीलिए तो वह पौरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, ये कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। अगर आज उसके लड़के जीवित होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयता के लिए मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है।
दूसरे दिन रजिया एक और गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। जो साड़ी उसने पहन रखी थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को पहले ही छीन लिया था और आज उसका घर भी छीन लिया। रामू उस समय अपनी दासी के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ नहीं सका कि वह सचमुच जा रही है। रजिया ने यही सोचा। वह इस तरह बिना किसी को दिखाए चुपचाप नहीं जाना चाहती थी। वह दासी उसके पति और पूरे गांव को यह दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से एक ढेला भी नहीं ले जा रही है। उसका मकसद गांव वालों की नजरों में रामू का अपमान करना था। यदि वह चुपचाप चली जाती तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उलटा रामू यह कहता कि रजिया घर की सारी संपत्ति लेकर चली गई। रजिया ने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूं। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही हूं। रामू एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रजिया इस तरह चली जाएगी। उसे लगा था कि जब वह घर की चीजें समेट कर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति बटोरेगा। अब वह क्या करे? दासी ने तंज कसते हुए कहा, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ। यहां किसी का डर नहीं है। अपने घर से तुम लेकर आई ही क्या थी जो अब कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने दासी की बातों पर ध्यान न देते हुए रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं तो जा रही हूं, लेकिन याद रखना दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज नहीं करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय फलता नहीं है। वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दासी ठहाका मारकर हंसी, लेकिन रामू ने सिर झुका लिया और फिर रजिया वहां से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव के निकट ही था, इसलिए यहां के लोग उससे परिचित थे। वह एक कुशल गृहिणी थी, मेहनती थी और अपनी बातों में सच्चाई रखती थी। ये बात यहां किसी से छिपी नहीं थी। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा नहीं हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी होगी? 3 साल रजिया ने कैसे बिताए, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई और कैसे खेती शुरू की, इसका वर्णन करने बैठें तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। संचय के जितने मंत्र और साधन हैं वे रजिया को अच्छी तरह मालूम थे। अब उसे काम में लगन हो गई थी और लगन में आदमी की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। गांव वाले उसके परिश्रम को देखकर दांतों तले अंगुली दबाते थे। वह रामू को दिखाना चाहती थी कि वह उससे अलग होकर भी आराम से रह सकती है। वह अब पराधीन नहीं है, अपनी कमाई से जीती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। वह उन्हें केवल खली भूसी ही नहीं देती बल्कि रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। इसके अलावा वह उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। शायद दोनों बैल रजिया की भावनाओं को समझते हैं। वे मनुष्य नहीं हैं, लेकिन दोनों सिर झुकाकर रजिया का हाथ छाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखकर प्रेम से उसकी ओर देखते हैं, कितनी खुशी से कंधा झुलाकर झुआ रखते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास नहीं कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, झूड़ी है क्या? आदमी ने कहा, झूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। वह बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो वह रोने लगा। उसकी हालत बहुत खराब है। घर में एक पैसा भी नहीं कि दवाई कर सकें। दसिया का एक लड़का हुआ है। वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आएगी? सारी मार रामू के सिर जा रही है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन ऐसे कैसे रह सकती है? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वही भोगेगा। लेकिन अंदर उसका मन नहीं लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद वह उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई।
उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने उसे शाप दिया था। अब वह जलन नहीं थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं बल्कि दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो वह पहले भी नहीं था। 10 लंघन ने तो उसे बिल्कुल ही कमजोर कर दिया होगा। फिर खेती बाड़ी में भी कमी रही होगी। खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी न निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैंने जब छोड़ा तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कर बैठे हों, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। मांगते हुए मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने का समय आ गया था, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थीं जो मलसी रामू का गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती थी? लोग कहेंगे, आखिर दौड़ी आई ना। लेकिन रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। वह जवान है, 100 गाहक निकल आएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी नहीं थी। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। बटोही ने कहा, नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपये दे दूं, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजें। बटोही रामू को क्या जाने, वह किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोधो तो नहीं रही है? रजिया ने पूछा। रोती तो नहीं थी। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, लेकिन मन रामू की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की तरह मन में उदित होती जा रही थीं। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आऊं। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूं, उस आदमी के पास जा रही हूं जिसके साथ 15-20 साल हो गए। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में यह मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना भी जोर करे या सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी, लेकिन फूहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हो गई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह ऊंट पटांग खर्च होती थी। उसे आड़ लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में उसने कुछ परवाह नहीं की। परवाह करके भी क्या करता, घर में पैसे नहीं थे। अतःयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। वह मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था। अब उसकी ऐसी दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं,
अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से? अगर एक बार वह आ जाती और मुझसे अपने अपराध की क्षमा करा लेती तो मैं खुशी से मर जाता। और अब मुझे कोई लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, लेकिन हाथ जुड़े ही रह गए और उसकी आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी, जबकि दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं था। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे, और कफन के बिना लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च नहीं था, लेकिन घर में 10 पैसे भी नहीं थे। वह डर रही थी कि आज भारी आफत आई है। इतनी कीमती और भारी गहने कौन है? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से ही 10 मिल जाएंगे। लेकिन और क्या हो सकता है? उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लगेगा? गांव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक हैं। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। उसे भनक लगी और उसने पूछा, क्या है जोखू? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे या सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूं। रुपए पैसे तो यहां होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझार में छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया और कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूं। किसी बात की चिंता मत कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी, यहां भी देखूंगी। ढाप भर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। उसने रजिया को कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकालकर छोड़ दिया। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपये हों सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं मिल रहा। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? लाश से उठी। रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हो गए। किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। वह विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बल्कि बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर फिर खुद पहनती है, उसे खिलाकर खुद खाती है। जोखू पढ़ने जाता है। उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सोहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूं। वे जितना करते मैं उसका धूंगा करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूं। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो। तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूं भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह कहानी रिश्तों की जटिलता और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है।
रजिया और दसिया के बीच का संबंध यह बताता है कि पारिवारिक संबंध केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और समझ से भी बनते हैं। रजिया की संवेदनशीलता और समर्पण यह सिद्ध करते हैं कि एक महिला न केवल अपनी ससुराल बल्कि अपनी सौत के प्रति भी दया और सहानुभूति रख सकती है। कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय आत्मबल और साहस बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसके अलावा यह समाज में स्त्री के प्रति भेदभाव और उसके अधिकारों की भी चर्चा करती है और इस बात को उजागर करती है कि महिलाओं को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एकजुट होना चाहिए। कुल मिलाकर सौत हमें मानवीय संबंधों की गहराई और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का महत्व सिखाती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सौत।